सरकारी ससुराल। सवेरे सवेरे अपने चेहरे पर पैक लगाए कीर्ति शीशे के सामने बैठी हुई थी। ये क्या, तू फिर लिपापोती करके बैठ गई। बासमती चावल के दाम पता है मुझे, मोटे चावल भी तो है रसोई में, वो ले लेती। तो वो मुझे कैसे पता होगा मम्मी, अब तो लगा लिया ना। ये रील्स देख देख कर न जाने रोज तो क्या क्या करती रहती है। कभी चावल भिगो देती है तो कभी दाल, पर उससे खाना नहीं बना सकती। अपने चेहरे पर लगा कर बैठ जाती है। अरे मुल्तानी मिट्टी भी तो आती है 10 रुपए की इतनी सारी, उसे ही लगा लिया होता। अरे मम्मी, मतलब स्किन केयर भी ना करे क्या आदमी। और अभी मैंने पैक लगाया है, मुझे कुछ मत बोलो वरना फेस पर झुर्रियाँ आ जाएगी। जितना मन लगाकर तू ये सब करती है ना, उतना ही मन लगाकर अगर तूने पढ़ाई की होती तो आज पूरा कॉलेज टॉप करके बैठी होती। कॉलेज टॉप करके क्या करना है मम्मी? नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं। नहीं ना, वो तो मेरे पास ऐसे ही आ जाएंगी। अपना फेस पैक लगाकर कीर्ति आराम से 2 घंटे मैगजीन पढ़कर नए नए फैशन के आइडिया लेती है। फिर नहा धोकर तैयार होकर हॉल में आती है और उसी वक्त घर पर आती है मोहल्ले की विमला। अरे पुष्पा, कहाँ है तू? आंटी जी, मम्मी घर पर ही है, अभी बुलाती हूँ। लीजिए, मम्मी भी आ गई। अरे पुष्पा, तेरी बेटी का चेहरा तो जगमग करता है और बाल तो इसके कमर तक है। थू 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 थू। नज़र ना लगे बेटा तुझे। एक मेरी बेटी है, 100 बार कहती हूँ चेहरे पर कुछ लगा ले। कॉलेज जा जाकर पूरा चेहरा काला पड़ गया है उसका। पता नहीं ऐसे में कौन लेकर जाएगा उसे। तो इससे कौन सा कोई ले जाएगा, दिन भर कमरे में पड़ी रहती है, ना बदन में फुर्ती ना किसी काम में दिलचस्पी। बस सजने संवरने की बात हो तो मैडम रात को 2 बजे उठकर भी तैयार हो जाए। अरे तो पढ़ लिख कर आखिर औरतों को करना ही क्या होता है। तुझे याद भी है तूने कितनी पढ़ाई की थी? शादी के बाद तो चूल्हा चौका ही संभाल रही है ना तू। तो कीर्ति की पढ़ाई की क्यों फिक्र करती है? इसे तो कोई भी उठा कर ले जाएगा। सुन लिया ना मम्मी, ऐसे ही मैं अपने स्किन केयर पर इतना ध्यान नहीं देती। इसी तरह हर बार कोई ना कोई कीर्ति को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया करता। मन ही मन कीर्ति भी ये ठान लेती है कि वो शादी करेगी तो किसी सरकारी नौकरी वाले से। कुछ दिन बाद कीर्ति के घर वाले उसके लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। ये देख बेटा, बहुत ही अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आया है। इंजीनियर है लड़का। इंजीनियर हो, पायलट हो या रॉकेट उड़ाता हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। ऐसे किसी लड़के का रिश्ता है तो ही मुझे फ़ोटो दिखाना, वरना मत दिखाना। पुष्पा रोज़ कीर्ति को किसी न किसी लड़के की फ़ोटो दिखाती, पर कीर्ति उसके प्राइवेट जॉब को देखकर रिश्ते के लिए मना कर देती। फिर एक बार उसके घर आता है सोमेन का रिश्ता। ये हुई ना बात मम्मी, सरकारी नौकरी है लड़की की। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। नाना करते हुए भी कम से कम 80,000 की सैलरी होगी इसकी। ए ग्रेड ऑफिसर है। अब तो अपनी लाइफ सेट है। ऐसा कैसे सेट है? कवारी लड़की के लिए तो 75-100 लड़कों की तस्वीर आती रहती है, तो क्या बिना घर परिवार देख के सरकारी नौकरी देखकर हाँ कर दे? मेरी किस्मत के आगे अड़चन क्यों बन रही हो मम्मी? सरकारी नौकरी वालों की क्या लाइफ होती है पता भी है तुम्हें? हर 7 साल में उसका ट्रांसफ़र होगा। कभी इस शहर में रहूँगी, कभी उस शहर में। ऊपर से रिटायरमेंट के बाद पेंशन, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब पापा को देख लो, कितनी प्रॉब्लम होती है। जो पैसे सेविंग करके रखे थे उसके इंटरेस्ट से हमारा घर चलता है। इससे अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला तुम्हें। शादी की बात चला दो मम्मा। कीर्ति हाथ धोकर इस रिश्ते के पीछे पड़ जाती है। पुष्पा लड़के वालों से बात चलाती है और उन्हें तो कीर्ति पसंद आनी ही थी। 1 महीने के अंदर कीर्ति की शादी सोमेन से हो जाती है और शुक्ला परिवार की बहू बन के कीर्ति उनके घर आ जाती है। बस 2 दिन की बात है, फिर जहाँ सुमेन रहते हैं वहाँ मैं चली जाऊँगी। फिर ना ससुराल में रहने की टेंशन, ना सास ससुर की सेवा की बात। खुद में क्या बात कर रही हो कीर्ति? ज़रा अपनी भाभी से भी बात कर लो। नहीं नहीं भाभी, वो इस घर को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। आखिरकार यही तो मेरा ससुराल है, पर क्या कर सकते हैं। इनकी सरकारी नौकरी है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। ऐसी कोई बात नहीं कीर्ति, यहाँ तो प्राइवेट नौकरी वालों को भी अपना घर छोड़कर कहीं बाहर जाना ही पड़ता है। तुम्हारे भैया कौन से यहाँ रहते थे? शुरू से ही वो बाहर ही रहेंगे। अब जाकर उन्हें अपने शहर में नौकरी मिली है तो मैं अपने ससुराल आई। चल, अब ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले तू अपनी पहली रसोई की तैयारी कर ले, वरना मम्मी जी नाराज़ हो जाएंगी ना। पर भाभी, मुझे तो चाय के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता। मतलब
वो रोके कि वक्त का खाना तुमने नहीं बनाया था? चलो कोई बात नहीं, तुम सब्जियां काटो, खाना मैं बना लेती हूँ। और नई बहू की पहली रसोई में उसके बदले खाना उसकी जिठानी बनाती है। बने बनाए खाने को बाहर ले जाकर कीर्ति सभी को परोस देती है। खाना कैसा लगा मम्मी जी? खाना तो बहुत अच्छा बनाया है बहू तूने। मैं तो हैरान हूँ, बिल्कुल जैसा सबको पसंद है वैसा ही स्वाद है खाने का। ऐसे कैसे तूने इतना सही अंदाज़ा लगा लिया बेटा? वो क्या है ना मम्मी जी, मैंने कीर्ति को बता दिया था कि घर में किसे क्या और कितना पसंद है। बहुत अच्छा किया बड़ी बहू तूने कि कीर्ति को साफ समझा दिया। अब हमें दिक्कत नहीं होगी। अब आपको दिक्कत कैसे नहीं होगी? मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। मैं तो यहाँ बस 2 दिन के लिए हूँ ना। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बीवी हो तुम कीर्ति, इतनी तो रीजनिंग लगाया करो। मम्मी ये कह रही है कि वो हमारे साथ पटना आएंगी। तो फिर पापा जी? अच्छा, पापा जी को भाभी संभालेंगी। हाँ, कुछ दिन तो मैनेज कर ही लेंगे पापा जी मम्मी जी के बिना। इसी बहाने मम्मी जी पटना घूम भी लेंगी। थोड़ी तो अकल लगा ले बेटा, तेरे ससुर जी की कल ही रिटायरमेंट हो गई है, तो वो अपने पोस्ट रिटायरमेंट के दिन अपने छोटे बेटे के साथ गुजारने वाले हैं। ये सुनते ही कीर्ति की हवाई उड़ जाती है। कहाँ वो अपने पति के साथ अकेले रहने के सपने देख रही थी, और कहाँ अब उसकी सास उसके साथ नए शहर में आने वाली थी। हे भगवान, बस यही बाकी था क्या? मेरी लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी। मम्मी जी सामने रहेंगी तो मैं जीन्स भी नहीं पहन पाऊंगी। वही साड़ी, वही सर पर घूंघट, सास ससुर पति सबका खाना बनाना, और मुझे मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। 2 दिन बाद ही सोमेन को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए दिल्ली छोड़कर कीर्ति को अपने पति के साथ पटना निकलना पड़ता है। पटना पहुंचने के दूसरे ही दिन सुबह 5 बजे जब कीर्ति आराम से हाथ पैर फैलाकर अपने कमरे में सो रही थी, सोमेन उसे जगाते हुए कहता है, अरे अब उठ भी जाओ कीर्ति, कितनी देर सोगी? ज़्यादा सोना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। चलो मैं वॉक पर जा रहा हूँ। क्या? वॉक पर? मतलब अच्छा वॉक पर। हाँ हाँ, मैं वॉक छत पर कर लूँगी। पापा मम्मी को अकेले छोड़कर ऐसे वॉक पर जाना ठीक नहीं लगता ना। मेरे पापा रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्हें तो हमेशा से ही 4 बजे उठकर जॉगिंग करने की आदत है। पापा मम्मी बाहर रेडी बैठे हैं, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। जल्दी से जॉगिंग सूट पहन लो और फटाफट बाहर आ जाओ। कीर्ति को ना चाहते हुए भी तैयार होकर सुमन के साथ वॉक पर निकलना पड़ता है। 1 घंटे के बाद 4 किलोमीटर की रनिंग के बाद कीर्ति पूरी तरह थक चुकी थी। जैसे ही वो घर लौटकर सोफे पर बैठती है, जा बहू अपने पापा जी के लिए उबले हुए चने खीरा ककड़ी मिलाकर ले आ, और ऊपर से चाट मसाला डालना मत भूलना। और आप चाय नहीं पियेंगी क्या? बहू एक काम करो, साथ में चाय भी चढ़ा लेना। मैं भी नहाने जा रहा हूँ, 8 बजे आज रिपोर्ट करना है मुझे। मेरे लिए पराठे बना देना कीर्ति, और साथ में आलू प्याज की सब्जी। शादी में वैसे भी इतना तेल मसाला खाकर मेरा तो पाचन तंत्र ही गड़बड़ा गया है। काहे का साज सिंगार, काहे की खूबसूरती। इतना सब सुनकर तो कीर्ति के होश ही उड़ गए थे। अपनी सास के लिए चाय और ससुर के लिए सलाद तैयार करने के बाद कीर्ति सबसे पहले अपनी जिठानी को कॉल लगाती है। प्रिया अपनी देवरानी की प्रॉब्लम सुनते ही कहती है, अच्छा रुक, तू घबरा मत, वीडियो कॉल कर रही हूँ मैं, तू रिसीव कर। एक एक करके सब बताती जाऊँगी, तो फटाफट हाथ चलाकर तुरंत बना लेना, ठीक है? कीर्ति फ़ौरन सोमेन के लिए टिफ़िन रेडी करती है, जिसे लेकर सोमेन ऑफिस निकल जाता है। ये तो सब उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ रहा है। रसोई में बर्तन भी पड़े हैं, कपड़े भी धोने हैं, झाड़ू पोछा कितना कुछ है। यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं है। आज मम्मी जी से नौकर रखने की बात कर लूँगी। इसी तरह दिन भर अकेले काम करती रही तो मैं तो बिस्तर पकड़ लूँगी। कुछ देर बाद झाड़ू लगाती हुई कीर्ति धीरे धीरे अपनी सास के करीब पहुंचती है कि तभी उनकी पड़ोसन सीमा वहां आ जाती है। अच्छा, तो आप लोग हैं सुमेन के परिवार वाले। मानना पड़ेगा दीदी, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को। ना ही किसी से बेकार का मतलब रखता है, ना ही कोई झंझट में पड़ता है। बस अपने काम से काम, मतलब से मतलब। पर तब तो वो अकेले थे ना आंटी जी, और अब तो पूरे घर का काम है जो कि मुझ पर आ गया है। काम से याद आया मम्मी जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम झाड़ू पोछा और कपड़े के लिए कोई काम वाली रख लें। काम वाली का क्या बोल रही हो बहू तुम? हमारे इलाके में तो किसी के घर काम वाली मिलेगी ही नहीं। ऊपर से तुम लोग हो ही कितने।
उंगलियों पर गिन लो इतने। इतने कम लोग, मेरे घर पर तो ना 25 लोग हैं और 2 बहू हैं। 25 लोगों का खाना भी बना लेती है और सारा काम कर लेती है। अरे वक्त ही कितना लगता है। बिल्कुल सही कहा सीमा जी आपने। हमारे दिल्ली में तो हर तीसरे के घर पर एक काम वाली होती थी। यहाँ का तो मुझे आइडिया ही नहीं था। बन होशियार कीर्ति, तुझे ही करना था ना देश भ्रमण। हो गया ट्रांसफ़र, आ गई नई जगह। कहाँ फंस गई कीर्ति तू। अब कीर्ति का सारा वक्त घर के कामकाज और सास ससुर की सेवा में ही चला जाता। कीर्ति हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड रहती और सारी बात फ़ोन पर अपनी जिठानी को बताती। क्या पेंशन भाभी, क्या पेंशन। मुझे तो लगता ही नहीं कि इनके पेंशन आने तक मैं बचूंगी। इतना भी मत पीसो इंसान को कि इंसान बचे ही ना। ऐसी कोई बात नहीं है कीर्ति, तो ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रही है। सबका यही हाल है। अच्छा भाभी, सुमिन आ गया, मैं फ़ोन रखती हूँ। सुमिन सरकारी नौकरी में था, इसलिए 5 से 6 बजते बजते अपने घर वापस लौट आता था। सुमिन को चाय नाश्ता देकर कीर्ति थोड़ी देर फ़ोन चलाने बैठ जाती है। मूढ़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है, झाड़ मूढ़ी बनाओ ना कीर्ति। कीर्ति फ़ौरन झाल मूढ़ी बनाकर सुमिन को देती है। मूढ़ी खाकर सुमिन पूरे घर में इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। ओहो, ये बताओ, ये सफाई हो रही है हैं कीर्ति? सोफे के नीचे देखो तो कितनी गंदगी है। इतना पैसा लगाकर इसलिए सोफ़ा लेकर आया था क्या मैं? सोफ़ा कवर देखो, ये पिछले हफ्ते जो पापा जी से चाय गिरी थी उसके दाग भी अभी तक वैसे के वैसे ही है। करती क्या हो तुम दिन भर? जब से आया हूँ फ़ोन ही चला रही हो। घर पर आराम नहीं करती, बहुत सारे काम होते हैं घर पर। दिन भर के काम करके अब तो बैठी हूँ मैं। आपका क्या है, जॉब से जल्दी आ जाते, फिर आपको हर चीज़ में उंगली करनी है। ये किस लहजे से बात कर रही है तू अपने पति से? है इसलिए लाए थे क्या हम तुझे? मतलब ये अच्छा है, पति चाहिए सरकारी नौकरी वाला और मैं काम भी नहीं करूँगी। मैं आज ही समधी जी से बात करता हूँ। ये कौन सी बात हुई? मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, ले आया वो सुंदर लड़की तो क्या मूर्ति बना कर रखेगा? लड़की कमा नहीं रही है तो कम से कम घर के काम तो करे। नहीं पापा जी, मेरी गलती हो गई। प्लीज़ आप पापा से कुछ मत कहिएगा। वैसे भी सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने की जिद तो मेरी थी, इसमें उनकी क्या गलती। कीर्ति इस बात को अब समझ चुकी थी कि लड़के की सरकारी नौकरी होने से कुछ नहीं होता, उसका आपके साथ व्यवहार और संबंध कैसा है यही ज़्यादा मैटर रखता है। अपना दुखड़ा रोने के लिए कीर्ति अपनी माँ को फ़ोन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ किया था। सरकारी नौकरी वाले पति से शादी करके कीर्ति तो परेशान थी ही, पर वहाँ प्राइवेट नौकरी वाले करण के साथ शादी करने के बाद भी प्रिया के हालात कोई अच्छे नहीं थे। रात का 1 बज रहा है, अभी तक ये घर नहीं आए। उनके इंतज़ार में मैं भी तब से भूखी बैठी हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और फ़ोन पर बात करते हुए करण अंदर आता है। किया तो था यार प्रवीण, पर सर को शांति कहाँ। देखा नहीं कैसे मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया उन्होंने। उन्हें तो चापलूस लोग ही पसंद है। अपन लोग से चापलूसी नहीं हो सकती ना, इसीलिए तो झेलना पड़ता है। खाना लगा दूँ? अरे दिख नहीं रहा है क्या प्रिया, काम कर रहा हूँ मैं। काम नहीं करूँगा तो कहाँ से पैसे आएंगे? कैसे करोगी अपने ये शौक़ पूरे? ये सब फ्री में चलता है क्या? नहीं खाना मुझे खाना, मैंने कैंटीन में खा लिया है। ये कहकर अपना लैपटॉप उठाकर करण कमरे में जाकर काम करना शुरू कर देता है। अगली सुबह 2 मिनट बैठ भी जाइए, एक ही घर में रहते हैं हम, फिर भी 3 दिनों से हमारी बात नहीं हुई। क्या बात करूं प्रिया, ये बॉस जान खाता रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं होता है कि घर पर बैठकर आराम करूं। अरे तुम देखती हो ना कितना प्रेशर है मेरे पर। कोई सरकारी नौकरी नहीं है मेरी कि कोई टेंशन ना रहे, प्राइवेट नौकरी है। बॉस ने जब चाहा निकाल दिया, फिर महीने महीने भटकते रहो नौकरी के लिए। ये कहकर बिना टिफ़िन लिए ही करण ऑफिस के लिए निकल जाता है। पहले इनकी नौकरी के चक्कर में बाहर थी, अब ससुराल आई तो सास ससुर नहीं है, दिन भर अकेले बैठे रहो। अब अकेले नाश्ता क्या ही खाऊंगी, ब्रेड खा लेती हूँ। खुद ही खुद में प्रिया ये बातें कर रही थी कि फिर उसे उसकी प्यारी देवरानी का फ़ोन आता है। इस बार रोते हुए देवरानी जिठानी को कॉल करती है और सारी बात बताती है कि किस तरह उसका सपना था एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करने का और कैसे सब बिखर गया। तब प्रिया कहती है, बहुत बड़ी गलती की तूने कीर्ति, बहुत बड़ी। मेरी तो शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, पर तू तो पढ़ी लिखी थी, तुझे तो मौका दिया गया था लड़का चुनने का।
ये कौन सी बात हुई कि जिस लड़के की सरकारी नौकरी है उस लड़के से शादी करूंगी? कर ली शादी, देख लिया सुख। सरकारी नौकरी ही संपूर्ण होने का प्रूफ होता तो फिर तो दूसरे जॉब में नौकरी करने वाले लड़कों की कभी शादी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा भाभी। उससे अच्छा तो मैं किसी कॉरपोरेट में काम करने वाले लड़के से शादी कर लेती। इस तरह अपना कानून तो मुझ पर नहीं चलाता। दिन भर मैं काम में बिजी रहती हूँ। ये 5 बजे आते हैं और मेरे सर पर नाचने लगते हैं। शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं भेजा गया मुझे। पता नहीं कैसा ऑर्थोडॉक्स आदमी है। हर समय इतना नेगेटिव मत बना करो। देखो मेरी शादी हुई है प्राइवेट जॉब वाले से, पूछो मुझसे क्या एंजॉयमेंट होती है। शादी के बाद जब एक ही कमरे में रहने के बाद आप अपने पति से बात ही ना कर पाए। हनीमून पर तो मैं भी नहीं गई थी क्योंकि छुट्टी नहीं मिली थी तुम्हारे भैया को। हमारे फेरे के वक्त भी ये फ़ोन पर बात कर रहे थे। कुछ सही नहीं चलता हमारे बीच। तुम वहाँ खाना बनाना नहीं चाहती और यहाँ मैं खाना बनाना चाहती हूँ तो खाने वाला कोई नहीं है। वहाँ तुम्हारा पति समय से पहले घर आ जाता है पर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि वो घर की सफाई कितनी है ये चेक करता है। और यहाँ मैं घर साफ़ करती हूँ तो घर साफ़ है या गंदा इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि घर पर कोई होता ही नहीं है। ये नौकरी वोकरी से ना कुछ नहीं होता। नौकरी पैसे देखकर तो शादी कभी नहीं करनी चाहिए। शादी इंसान से होती है जो तुम्हें खुश रखे। शादी करनी है तो ऐसे इंसान से करो जो तुम्हें बहुत प्यार करे। कम पैसे में भी ज़िंदगी चलती है पर कम प्यार से नहीं चल सकती। प्रिया की बात कीर्ति समझ जाती है और इसे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसने अपने माँ बाप की ना सुनकर लड़के के बारे में जांच पड़ताल तक नहीं की। अगर जांच पड़ताल हुई होती तो उसे पता चलता कि सोमेन कैसा लड़का है, उसके साथ कीर्ति की नभेगी या नहीं। पर कीर्ति ने तो सब कुछ छोड़कर बस किसी सरकारी नौकरी के लड़के की तलाश में खुद की खूबसूरती पर ही ध्यान देना चाहा, जिसके कारण ना खुद काबिल बन सकी और ना ही लड़का मनपसंद का मिल पाया। अब क्या करे भाभी? क्या करे, जो मिला है उसी के साथ ज़िंदगी निभाओ।